हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग के 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें है कि सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, देन मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, देन अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, देन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड देन मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो देखो, जनरली इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो ये अच्छे से समझ में आता है। तो जैसे सपोज करो मैं कहता हूं एक्स है और एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें 50 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करे। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि एक्स का बिजनेस और वो एक्स दोनों एक ही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है बच्चों। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग माने जाते हैं। जैसे यहां पे देखो लिखा हुआ है, बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं और हम ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जैसे देखो यहां पे लिखा है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक बात और, अगर मान लो कि मालिक अपने लिए अपने घर में कार खरीदता है या अपने लिए फ्रिज खरीदता है तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। और बिजनेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो मालिक के पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा, वो बिजनेस में आएगा। तो अकाउंटिंग करते वक्त इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये मान के चलना है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं और हम ट्रांजैक्शन किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं। और ये बात आपको सपोज करना ही होगा, तभी आप अकाउंटिंग को अच्छे से समझ पाओगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं हम लोग मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पर। तो देखो इस प्रिंसिपल में ये कहता है कि अकाउंट्स में बस वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जो कि मनी के टर्म में मेजरेबल हो। अगर वो मनी के टर्म में मेजरेबल नहीं है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि वो मनी टर्म में ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, और अगर वो मनी टर्म में है तभी जाके उसकी रिकॉर्डिंग होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि कोई गुड्स खरीदा गया बिजनेस के लिए और वो मनी के टर्म में मेजर किया जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन बिजनेस में और भी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करी जा पाती। क्यों? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। जैसे मैं बताता हूं, अगर बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकर है और उसके एम्प्लॉयज भी बड़े एफिशिएंट हैं, तो उनकी जो वो क्वालिटी है, यानी मैनेजमेंट की क्वालिटी है या एम्प्लॉयज की क्वालिटी है, उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग किस चीज को रिकॉर्ड करता है? जो मनी के टर्म में चीजें हैं, यानी उन एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दी जा रही है, उस मैनेजर को कितनी सैलरी दी जा रही है, वो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, लेकिन उनकी अच्छी जो क्वालिटी है, जो ज्यादा एफिशिएंट है, अच्छे डिसीजन मेकर हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो अकाउंटिंग में ये जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है वो यही बात कहता है कि बिजनेस में बस वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करो जो कि मनी टर्म में मेजरेबल हो। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है, एवरी रिकॉर्डेड इवेंट और ट्रांजैक्शन इन मेजर्ड इन मनी टर्म्स, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो मनी टर्म्स में होने ही चाहिए। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में। तो देखो इसको भी सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे यहां पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा भी है, तो इस एग्जांपल से समझते हैं। वैसे देखा जाए तो बिजनेस की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, फॉरसेबल पीरियड के लिए है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे मेजर करने के लिए हमने कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर रखा है। जैसे देखो पहला टाइम पीरियड है, जैसे सपोज करा है हमने कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, वही फाइनेंशियल ईयर जो हमारे स्कूल का चलता है कि अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, मार्च में खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखो यहां पे खत्म हुआ 1 अप्रैल 2018 से, फिर 31 मार्च 2019, फिर एक दिन बाद खत्म हो गया, फिर यहां से स्टार्ट हो गया। देखो यानी 31 मार्च को एंड हुआ और फिर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ और फिर इस डेट में एंड हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसको हमने ईयर्स में डिवाइड कर दिया। अब जैसे इस ईयर का ये जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, इसको हम मेजर करेंगे सेकंड फाइनेंशियल ईयर से कि उसने, कंपनी ने पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल कैसा परफॉर्म करा। या हम इस साल आएंगे थर्ड ईयर में, तो फिर हम मेजर करेंगे कि पिछले 2 साल के अकॉर्डिंगली कंपनी ने, यानी अब पिछले 2 साल से कंपेयर करें तो
उसके अनुसार कंपनी ने अभी कैसा परफॉर्म करा है। और इस कंपैरिजन को हम ईयरली कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, 6 महीने पे भी वो परफॉर्मेंस मेजर की जा सकती है, और क्वार्टरली भी मेजर की जा सकती है एवरी 3 मंथ पर, या मंथली भी मेजर की जा सकती है। तो देखो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल। यानी कि बिजनेस की जो लाइफ है उसको शॉर्टर पीरियड में डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे पार्ट में, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पर मेजर किया जा सके। और वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और ईयरली भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब देखो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है। अब कंपनी से बड़े सारे लोग जुड़े रहते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं, कंपनी के मालिक जुड़े हुए हैं, कंपनी को क्रेडिटर्स भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने सामान उधार बेचा हुआ है, कंपनी को बैंक भी जुड़े हुए हैं, बैंकों ने कंपनी को लोन दे रखा है, शेयर होल्डर्स हैं तो उन्होंने भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग कंपनी की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं कि आखिरकार कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पास कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। तो यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अनुसार कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट और कंप्लीट दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इतने सारे लोग जो कंपनी से रिलेटेड हैं सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो यही बता रहा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि कंपनी को जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन यानी कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करना चाहिए, जिससे कि जितने भी लोग कंपनी से रिलेटेड हैं सबको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके। अब यहाँ पे देखिए, देयर शुड बी कंप्लीट एंड understandable reporting on the financial statement to all significant information। यानी जो भी यूजर्स हैं जो जानना चाहते हैं इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड, उनको कंपनी को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स मटेरियलिटी प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आखिरकार मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है। तो बहुत इजी है, जैसे देखो हमने यहाँ पर 2 ये ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म लिए हैं, यहाँ से आप अच्छे समझ सकते हो। देखो सबसे पहले है मटेरियल। तो मटेरियल को हम बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, समझो अभी इम्पॉर्टेंट है, और इमटेरियल अनइम्पॉर्टेंट यानी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कंपनी के पास कुछ मशीनें पड़ी हुई हैं, जैसे एक मशीन है कंपनी के पास 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ की, एक है 10 करोड़ रुपए की, एक है 20 करोड़ रुपीस की, और बिल्डिंग भी है ऐसी 10 करोड़ रुपीस की। अब उसी में कंपनी के पास एक स्टैपलर है। तो क्या कंपनी जो है स्टैपलर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए एसेट साइड में दिखाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो वो जो करोड़ों रुपए की मशीन है वो तो कंपनी दिखाएगी, क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए मटेरियल है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक स्टैपलर को कंपनी मशीनों की तरह एसेट नहीं दिखाएगी। तो स्टैपलर को फिर कंपनी करेगी क्या? तो कंपनी स्टैपलर को या तो नॉर्मल एक्सपेंस मान सकती है या अदर एसेट्स में सपोज कर सकती है। देखो मैंने स्टैपलर का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि देखो मशीनें तो कंपनी लंबे समय तक यूज करती है, बिल्डिंग भी लंबे समय तक यूज करेगी, स्टैपलर भी यूज करेगी। अब देखो जैसे मशीनें एसेट हैं वैसे स्टैपलर भी एसेट है, लेकिन कंपनी उस स्टैपलर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट है, इमटेरियल है। अगर इस तरीके से कंपनी दिखाने लगे स्टैपलर जैसी चीजों की, तो ऐसे छोटे छोटे बड़े सारी चीजें होंगे, बेफालतू में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा होगा, अकाउंटेंट के ऊपर बर्डन आएगा, और वो चीजें लगता नहीं है कि यूजर के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि जो चीजें यूजर को इंपैक्ट करती हैं वो उन्हीं चीजों को शो करेगा। जैसे मैंने बोला मशीनें इतनी महंगी महंगी हैं, करोड़ों करोड़ों की हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कंपनी उन्हें बैलेंस शीट में दिखाएगी। जैसे कि मैंने ये बोला आपसे स्टैपलर, तो स्टैपलर नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि ये काफी नॉमिनल चार्जेस हैं, इसको दिखाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसी को बोलते हैं हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। तो स्टूडेंट अभी हमने कंप्लीट किए 5 प्रिंसिपल्स, एंड इसके आगे के प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।